गौर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे रोपण से जीतेंगे रण। जी हां, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में वृक्षारोपण की एक नई पहल छत्तीसगढ़ में होने वाली है और इसके लिए तमाम जो शहरी निकाय हैं यहां पर जन्माष्टमी से एक विशेष कार्यक्रम का आगाज जो है सरकार करेगी और इसके लिए बकायदा हर शहरी निकाय में कृष्ण कुंज की स्थापना की जाएगी, कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे और ये कृष्ण कुंज क्या होंगे इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कृष्ण कुंज को लेकर सियासत शुरू हुई है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोपण तो होगा, पौधारोपण यहाँ पर किया जाएगा। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल और जो तमाम अन्य वृक्ष हैं उनको रोपा जाएगा। लेकिन इसको रोपने के क्या मायने हैं और क्या वाकई में ये पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल है या शहर को खूबसूरत बनाते हुए जनता को साधने की कवायद है सरकार की, क्योंकि इस कृष्ण नीति पर सीधे तौर पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भगवान श्री राम के बाद अब कृष्ण नीति के जरिए जो है जनता को साधने की कवायद में है। क्योंकि बात राजनीति की हो और उसमें भगवान ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल भगवान पर सियासत जमकर हो रही है और यही कारण है कि अब रोपण से जीतेंगे रण की तैयारी है और ये रोपण का अभियान राज्य सरकार शुरू करने वाली है। जन्माष्टमी से इसकी शुरुआत होगी और तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं यहाँ पर वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस पर एतबार नहीं है और साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि जो तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है उसी की तरह इसमें भी भ्रष्टाचार होगा। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसको कृष्ण नीति करार दे रही है और वृक्षारोपण के तरफ सरकार की एक बड़ी पहल बता रही है, इससे पर्यावरण संरक्षित होगा। क्या कहना है इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद भूपेश बघेल की ये कृष्ण नीति जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले राम वनगमन पथ तो बना दें। चंदखुरी में 11 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण में खर्चे हुए हैं और 7.5 करोड़ रुपए इवेंट कंपनी को दिए गए। तो प्रभु राम के वनगमन पथ और चंदखुरी में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी और उसमें भी भ्रष्टाचार करें। कम से कम भगवान का नाम लेने के लिए अब ये मजबूर तो हुए और खाली इनकी सब चीजें हवा हवाई है। अभी तक इन्होंने कहा 5 करोड़ झाड़ हमने नदियों के किनारे लगा दिए। कहां है? रायपुर में 7 करोड़ रुपए के झाड़ लग गए, आज तक कहां है? हर चीज में इनकी हर योजना जो है वो पैसा खाने के लिए है, भ्रष्टाचार करने के लिए। मेरा इस सरकार से आग्रह है कि प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के नाम से चलने वाली योजनाओं में तो भ्रष्टाचार और पैसा खाना बंद करें। इस शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहरा, आंवला, पीपल, बरगद, गांव देखने को मिलता है। 1 एकड़ जमीन में ये सारी चीज हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जहाँ जितना खाली जाए और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। आज इनकी जमीन खिसक गई है, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है। नाम पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर शहरी क्षेत्र में करेंगे और शहर को पर्यावरण से जोड़ने की कवायद है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शहरों को सुंदर बनाने की तरफ जो है यहाँ पर भूपेश सरकार बढ़ चली है कि शहरों में प्रदूषण ज्यादा होता है और ऐसे में जो पारंपरिक पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, उनको एक मिनी जंगल के रूप में सुंदर पर्यावरण संरक्षण का एक पूरा पार्क बनाया जाए और इस पार्क में सारे पेड़ हों, ऐसी मंशा जो है सरकार की है। लेकिन सरकार की मंशा पर विपक्ष को एतबार नहीं है और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है। इवेंट की कंपनियां जो आ रही है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज सरकार करती है और भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेती है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि भगवान के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भ्रष्टाचार ना हो और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि रोपण से जीतेंगे रण में क्या भूपेश बघेल एक नई नीति के साथ जो कृष्ण नीति के रूप में भी देखी जा रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं के एस चौहान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं
वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा उचित शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले उचित जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश लगातार एक्शन में है, विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और इसको अब सरकार की कृष्ण नीति के रूप में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर सरकार अब नगरीय निकाय के रण में भी जो है, अगर हम बात करें तो नगरीय निकायों में हमने देखा कि किस तरीके से परिणाम आए थे, लेकिन चुनाव में समय है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी अब सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हो। यही कारण है कि कृष्ण नीति लेकर भूपेश बघेल सामने आए। पहला पहलू ये कि अब जो सत्ता पार्टी है, जो कांग्रेस है, वो जो है अब त्रेता युग से द्वापर की तरफ जा रही है। वो जो अब राम से कृष्ण की तरफ जाना शुरू करती है, पहला। दूसरी चीज की कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी पे आरोप था कि वो एक रूरल इकोनॉमी को ही फोकस कर रहे हैं, रूरल की तरफ देख रहे हैं, शहरों की तरफ नहीं देख रहे हैं। तीसरा आरोप अभी जो फिलहाल उन पे लग रहा था कि हसदेव अरण्य की जो उन्होंने 4 लाख पौधे और जो परमिशन और कोल माइंस को लेके जो जंगल कट रहे हैं, तो वो भी उन पे बड़ा आरोप लग रहा था। तो कहीं कहीं एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए और शहरी क्षेत्र से अपने आप को जोड़ने के लिए और उस संस्कृति से वेरी स्मार्ट प्लेस को बोलते हैं, और आकाश इसको बहुत स्मार्ट प्ले बोलेंगे सीएम साहब का, कि वो ऐसी चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी न सह पा रही है न कह पा रही है। आप देखिए जितने भी उनके संस्कृति से जुड़े उनके त्योहार है, संस्कृति से जुड़ी चीजें, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति अस्मिता से जुड़ी बात है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ी बात है, हर वो चीज वो कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ी लोगों के बीच की बात है, उनकी संस्कृति की बात है, उनके त्योहारों की बात है, उनकी आपस की जो रैली शैली, जो विचार है, उनकी बात है। तो हर चीज वो कर रहे हैं जो गांव गरीब से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो उनके दिलों के करीब पहुंच रहे हैं। चाहे जो भी हो, आप देख लें कि बोरेबासी को खाना, अगन पर्व को मनाना, मिट्टी पर्व को मनाना, लट्टू खेलना, खेलगड़िया का चीजों पर जो देसी खेल है, जो हमारे गांव के खेल है, उसको प्रमोट करना, ये सब वो चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ की जो मतलब छत्तीसगढ़ी जो कल्चर है, संस्कार है, उससे जुड़ी चीजें हैं, तो उसको तवज्जो दे रहे हैं। खैर दूसरा चीज की ये इसमें कहीं विरोध की बात है तो इसमें समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये वृक्षारोपण वाली बात है, एक पूजा के स्तर वाली बात है। वो पेड़ पौधे वही लगा रहे हैं जो हमारी संस्कृति कहती है। हमारे हम जिनकी बरगदा में पूजा करते हैं, हिंदू समाज में पूजा होती है, तो हम महिलाएं वो बरगद के पेड़ खोजते रहती हैं, नीम के पेड़ खोजती है, पीपल के पेड़ खोजती है, तो वो पूजा स्थल के रूप में उसको डेवलप करने का एक बहुत अच्छा विचार है। इसमें कहीं राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति चूंकि विरोध करना है, एक विषय है, इसमें हमको कहना है, विपक्ष का धर्म निभाना है, इसलिए कहीं जा रही है। अदरवाइज इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है सर, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल की यही कारण है कि हम इसको कृष्ण नीति भी मान रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी यही ऐसी नीति थी कि जो समझ नहीं पाते थे लोग, और उसके बाद भगवान कृष्ण की लीला देखने को मिलती थी, लेकिन जनता यहाँ पर लीला दिखाएगी। लेकिन मैंने कहा ना कि त्रेता से द्वापर युग में शिफ्ट हो रही है सरकार। जी आप इस चीज को समझिए कि वो अब कृष्ण की भूमिका में आ रहे हैं, और कृष्ण की जो वो सब राम जी की जैसे रामगमन पथ, राम जी भांचा और ये सब चीजें जो थी, राम की मूर्ति, राम के मंदिर, कौशल्या माता के मंदिर, उन सब चीजों के बाद अब कृष्ण जी का नंबर भी आ गया है। चलिए तो कृष्ण आ गए हैं, तो द्वापर युग में चलिए सर, द्वापर युग आ गया आप कह रहे हैं, लेकिन द्वापर युग की तरफ भूपेश बघेल बढ़ चले हैं। लौटूंगा आपके पास। केएस चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान जी, आपको क्या आपत्ति हो रही है? आपको क्यों लग रहा है भ्रष्टाचार होगा? पर्यावरण संरक्षण की बात है और कृष्ण कुंज बना रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आपको तो स्वागत करना चाहिए, देख तो लेते आप। हमारे को कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। जी। योजनाओं पे जो धरातल पे नहीं उतरती हैं, उस पे हमारा विरोध है। जी, हमारे को योजनाओं पे विरोध नहीं है। आप एक नहीं 1000 पेड़ लगाइए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है वो नई योजना नहीं है जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनको भी पता होगा कि 2019 में मैं आपको लेके चलता हूं। 2019 में इन्होंने हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ किया था। आज कहां है हरियाली प्रसार योजना? वो तो दिखाई नहीं दे रही है आज। उसके बाद आ जाइए 2021 में इन्होंने उसी को रंग रोगन करके दूसरी योजना चालू कर दी, और वो योजना का नाम था पौधा तू हरद्वार।
अब वो पौधा तो हर द्वार मतलब एक आप मोबाइल व्हाट्सएप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपके घर में पौधे आएंगे, ये इनकी योजना थी जी। अब उसका नंबर आपके व्यूअर्स भी लिख लें और उसको अभी लगाएं 758-701-1614, ये इनका नंबर था व्हाट्सएप का जी। इसमें लगाते हैं तो वहां पर दिखाई देता है, वहां पर सुनाई देता है कि पौधा उपलब्ध नहीं है ये तो इनकी योजना है। अभी ये तीसरी योजना लेके आए हैं कृष्ण कुंज, ये तीसरी योजना है। मेरा मूल जो बोलने का मतलब है वो ये है कि योजना कोई भी गलत नहीं होती है, कोई भी योजना जी, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होगा तो उस योजना का मतलब क्या है? उसकी योजना का मतलब भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ये योजना की जाती है। और इंप्लीमेंटेशन के लिए इंटेंशन की जरूरत होती है, जो कि इंटेंशन इनका दो है। ये योजनाएं जो कर रहे हैं ना ये, इनका दो इंटेंशन है। एक, सबसे पहली बात कि जो मूलभूत समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ की जी, उसको दरकिनारे करके धूल झोंकना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता पर। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये बहुत अच्छे से जानती है इसके पीछे क्या है। आपके लट्टू चलाने के पीछे क्या है, आपके हेलीकॉप्टर में बिठाने के पीछे क्या है, आपके गोरेबासी खाने के पीछे में क्या है, सब जानती है। और जी, दूसरी बात ये अपनी छवि जो है वो राम और हिंदुत्व वाली मतलब पक्ष में है, हम लोग ये बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका परिवार और इनकी पार्टी दोनों राम को नहीं मानते। एक तो उनके पिताजी बोलते हैं कि राम नहीं रावण की पूजा कीजिए, दूसरा इनकी पार्टी बोलती है कि राम काल्पनिक है। चलिए, राम काल्पनिक है कि नहीं? कपिल सिब्बल जी जी, कपिल सिब्बल इनकी कमेटी में वो मेंबर है। अब मैं आ जाऊं कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए जी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, दोबारा आपके पास लौटूंगा। आपके बहुत लंबे आरोप भी लगे हैं, पहले उसका जवाब ले लेता हूं, नहीं तो क्या कंटिन्यूटी में बहुत लंबा हो जाएगा, कांग्रेस भी फिर कंफ्यूज हो जाएगी। और कांग्रेस भी शायद यही कह रही है, जो इंटेंशन है वो क्लियर हो जाए, आपका इंटेंशन क्लियर हो जाए, फिर कांग्रेस का इंटेंशन भी समझ लेते हैं ना। सर लौटूंगा आपके पास। जी। सर लगातार कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं अजय गंगवानी जी। अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं? बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर आपके इंटेंशन को क्लियर करने की कोशिश की है। आपका वास्तव में इंटेंशन क्या है? थोड़ा सा बीजेपी के जरूर क्लियर करें और जनता को भी। आकाश जी, मेरा थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा समय देंगे और चौहान जी से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साहस से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर संस्कृति परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए अगर हम पर्यावरण संतुलन के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो विपक्ष का यह फर्ज होना चाहिए था कि एक अच्छे कदम का सुझाव का स्वागत करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र बन चुका है कि अगर छत्तीसगढ़ के हितों के लिए भी कोई काम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक धर्म निभाते हुए उस योजना का विरोध करना है। उचित शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा एक अच्छी योजना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए विपक्ष विरोध करे। परंतु देखिए, मैंने स्पष्ट कहा ये उनका चरित्र बन चुका है। और देखिए, लगातार अगर हम किसी प्रत्येक जिले में, नगरीय क्षेत्र में वन फॉरेस्ट के माध्यम से 1 एकड़ भूमि संरक्षित कर रहे हैं, वहां बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व, जिनके एक परंपरागत महत्व रहा है, जिसकी पूजा की जाती है, उन संस्कृति परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए अगर पर्यावरण संतुलन के लिए कार्य करें तो बहुत अच्छा हमारे हिसाब से कदम है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी योजनाएं लागू की गई। यहाँ पे चौहान जी कितने भी आरोप लगाते रहे, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि कौन वादा निभाने वाली सरकार है और कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। ये 15 साल तक नमन सिंह जी की सरकार थी, ये माता जानकी की जन्मस्थली मानी जाती है। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर चंद्रपुरी था, कभी नमन सिंह जी वहां गए? उसको उत्थान करने के बजाय तो छोड़िए, कभी विजिट करने की जरूरत नहीं महसूस की। आज हम एक राम वनगमन पथ के माध्यम से 75 स्थलों का चयन किया गया है। आपको स्पष्ट कर दूं, आपके लोकप्रिय चैनल पे जनता को 14 साल प्रभु श्री राम ने वनवास निभाए, जिसमें लगभग 12 साल का कार्यकाल उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। और उसी 12 साल के जो उनकी स्मृतियां थी वो सीतामढ़ी हरचौका से उनका एक पहला पड़ाव माना जाता है। वहां से लेकर चौहान जी आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। तुरतुरी, चंद्रखुरी, राजिम, चिवागांव का सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर, अंतिम रामाराम, सुकमा, ये लंबी फहरिस्त आपके पास भी है गंगवानी जी, लंबी फहरिस्त आपके पास भी है। आपने विकास किया है, मान लेते हैं, तमाम योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन बीजेपी को आपत्ति ये है
कि जो तमाम पुरानी योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था हरियाली को बढ़ाने के लिए, 3-4 योजनाएं जो है चौहान जी ने भी गिनाई सीधे तौर पर, उन योजनाओं का क्या हुआ? साल भर में वो बंद हो गई, या तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन योजनाओं के जरिए पैसा इधर से उधर कर लिया गया, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। तो जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं उसकी जानकारी भी दीजिए ना थोड़ी सी। दीजिए मैं थोड़ा सा, मेरे को समझ में जी ये योजना हम चला रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब हम गोधन न्याय योजना चालू करते हैं तो इनके मंत्री जी उसकी राजकीय चिन्ह से तुलना करके राजकीय सम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आगे चल के इनके आंसर उसी योजना की तारीफ करती है, आज संसदीय समिति आके तारीफ करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता चरित्र बन चुका है। एक अच्छी योजना जो शुरू करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। आज कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना की बात करूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करूं, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, वन विभाग का जो नया सर्वे आया है, आज बताना चाहूंगा कि 24% पूरे देश का वनांचल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 42%। पूरे देश में वन भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है, जबकि जो नए आंकड़े हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में 63 वर्ग किलोमीटर 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वन क्षेत्र बड़ा है। और सबसे ज्यादा वन लगाने से महत्वपूर्ण है उसका संरक्षण। आज पूरे देश में लगातार वन जो प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 95 से 97% प्लांट, आकाश जी, ये सर्वाइवल रेट है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। ये सारे हमारे प्रयास बता रहे हैं कि लगातार पर्यावरण संतुलन में हमने काम किया है। नहीं, काम किया है, आपने काम किया है, योजनाएं चलाई हैं, लेकिन बीजेपी को एतबार नहीं है कि उन योजनाओं को जब शुरू किया गया, जब तो धड़ल्ले से बताया गया कि योजना शुरू हो रही है, बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन आधे रास्ते में वो इन योजनाओं को छोड़ दिया गया, इस तरीके का आरोप लग रहा है। लेकिन आप अपनी योजनाएं गिनाएंगे, स्वाभाविक है। लौटूंगा आपके पास, चलिए। जी दीजिए मुझे जी। ये इनका जो आरोप है पूरी तरह झूठ और निराधार है। आज ये खुद 15 साल का कार्यकाल है, ये सिर्फ इनके वोटों की राजनीति का विषय है, कभी भी के लिए उन्होंने काम नहीं किया। आज ये मामा भांजे का रिश्ता है, प्रभु श्री राम को भांजा भांचा माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आज उनके स्थल को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ चुनावी मतलब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू तो प्रभु श्री राम का प्रयोग करते हैं। चलिए आपकी बात आ गई गंगानी जी, आपकी बात आ गई, लेकिन चौहान जी जो पूछ रहे थे उनके सवाल का जवाब नहीं आया। ये शायद दर्द भी है बीजेपी का। चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंने भी पूछा और आपने भी पूछा। जी हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम एक शब्द तो बोलेंगे गंगवानी जी इस दोनों योजना के बारे में। बस यहीं से इनकी असलियत दिख गई, यहीं से इनकी असलियत योजना चालू की जाए। अगर कोई बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं उसको अपडेट कर रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है। चौहान जी, पत्थर रख के ना आपकी बात सुनाऊं। जी अब आप मेरे को बोलने दीजिए। बहुत पत्थर रख के मैंने आपकी बात सुनी। नहीं, पत्थर मत रखिए, बोलने दीजिए सर। ओपन मंच है, पत्थर मत रखिए, दवाइए नहीं, बोलिए आप जी। अब पत्थर रहेगा ना, छत्तीसगढ़ की जनता इनको लगातार हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अजय जी थोड़ा संयम रखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। बीजेपी की बात आ जाती है, फिर लौटूंगा ना आपके पास। जी इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। जब कोई दूसरा बोलता है तो बोलने भी नहीं देते हैं। अब हसदेव का मामला आने दीजिए। 44% हमारा छत्तीसगढ़ में वनांचल है। अब हसदेव को ये लोग 2 लाख पेड़ लगभग काटने का परमिशन दे चुके हैं, जहां पर वहां के बेचारे जनजाति के जो लोग हैं वहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 महीने पहले हमारे माननीय सांसद संतोष पांडे जी ने सांसद में प्रश्न उठाया कि चिल्फी में, कबीरधाम में अवैध खनन हो रहा है, मुरुंग का, वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आप एक तरफ पूरी धड़ल्ले से कटाई करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे। वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना जो पहले आई थी 2019 को आई थी, 2021 को आई थी, अभी 2022 को आई है, अगले साल कोई और योजना आएगी। और आपके कृष्ण कुंज नाम आपने रखा है, आपके वन मंत्री कहाँ है? उन्होंने क्यों घोषणा नहीं की है इसके बारे में? वन से ही रिलेटेड आरोप लंबे जवाब भी ले लेता हूँ। चौहान जी, आरोप लंबे जवाब ले लेता हूँ मैं, लौटता हूँ आपके पास, जवाब भी ले लेता हूँ। एक चीज जी बोलिए। जो रीढ़ की हड्डी है, जो छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है, उसमें दर्द है।
आज कर्जे से लबालब है छत्तीसगढ़, आज बेरोजगारी से लबालब है, धरना प्रदर्शन। चलिए, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी सर, और यही कारण है विपक्ष का दायित्व आपको दिया है और आप आईना सरकार को दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, 23 का रण में देखने को मिलेगा जनता किस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत करेगी। लेकिन आपके आरोप जो है उसका जवाब जरूर ले लेता हूं। अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी, जिन 2 योजनाओं का जिक्र लगातार बीजेपी कर रही है उसमें ही इस योजना को अपडेट किया गया है, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं, तो इस अपडेशन के साथ और क्या क्या होगा ये भी थोड़ा बताइए, तो विपक्ष को भी एतबार हो जाए कि सरकार कुछ कर रही है। आकाश जी, देखिए, पूरी पर्यावरण मंत्रालय का जो आर्टिकल आप पढ़े कुछ दिन पूर्व उनके ताजा आंकड़े आए हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। आज पूरे देश में लगातार वनों की कटाई हो रही है, खास करके नगरीय क्षेत्र में नए इंडस्ट्रीज के लिए जो लगातार कटौती हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय भूपेश बघेल जी एक अच्छी योजना ला रहे हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़ फॉरेस्ट को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशित किया गया है कि 1 एकड़ भूमि संरक्षित किया जाए। वहां पे जो है बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे जो प्रमुख हमारे पारंपरिक पेड़ माने जाते हैं उसका लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से पर्यावरण संतुलन को बेहतर किया जाएगा। और एक अच्छा प्रयास है। और ये जो चौहान जी कह रहे हैं कि योजनाएं पुरानी नहीं चल रही है, ये आरोप पूरी तरह झूठ और निराधार है। पुरानी योजनाएं भी चल रही है, उसकी कुछ अच्छी चीजों को हमने इस नई योजनाओं में सम्मिलित किया, ये मैंने विषय कहा था। और ये शायद अपने इनके रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अगर कमीशनखोरी या भ्रष्टाचारी को 1 साल तक रोक देंगे तो हमें 30 साल तक कोई सरकार दिला नहीं पाएगा। लेकिन शायद इनके मंत्री, इनके विधायक इसकी बात को नहीं सुने, इसलिए आज ये 14 सीटों तक सीमित है। और चौहान जी एक बात और कही कि ये हमारे लोगों को डाइवर्सन कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आज ये ऋण की बात करते हैं, ज्यादा आंकड़े जो आए हैं। चलिए, ऐसे मुद्दा भटक जाएगा, बात आज रोपड़ से जीतेंगे रण की है। चलिए गंगवानी जी, ऐसा मुद्दा भटक जाएगा, लेकिन बात हरियाली की है, कृष्णकुंज की है, भगवान को याद करने की है। लौटूंगा आपके पास, भगवान का सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लौटूंगा आपके पास जी। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड दूंगा ना, लौटूंगा अंतिम बेला में, दोबारा लौटूंगा आपके पास। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए, उचित सर को भी सुन लेते हैं, लौटूंगा गंगवानी जी आपके पास। उचित सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विपक्ष का दायित्व भी होता है सरकार को आईना दिखाना, और लगातार पुरानी योजनाओं को लेकर विपक्ष कटघरे में सरकार को खड़ा कर रही है और सवाल उठा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? जिन योजनाओं का जिक्र बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तो ये तो साफ है कि बीजेपी भी कमजोर जरूर है, और जिस तरीके से कम सीटें बीजेपी को मिली है उससे बीजेपी आक्रोशित भी है, और यही कारण है कि ये रोष और दर्द और ये पीड़ा अब बीजेपी को तैयारी करने पर मजबूर कर रहा है, और बीजेपी तैयारी भी कर रही है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की तैयारी को और सरकार की नई नीतियों को और नए प्लान को? देखिए, जहां तक भाजपा की बात कर रहे हैं आप, तो भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दे सिर्फ भाजपा है, मुद्दे सिर्फ भाजपा है जी, कमान सा खिलती कांग्रेस है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन दोनों ही दल, ये मुझे विपक्ष से बड़ी शिकायत रहती है कि विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाते जो उठाने लायक हो। डॉक्टर रमन सिंह जैसे बड़े चेहरे, वो बच्ची ने क्या कहा, वो महिला ने क्या किया, उसको ट्वीट करते हैं। ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, की बात नहीं करते, ये अन्य तरीके से भी कर्जदारी की बात नहीं करते। ये क्यों उनकी सब बड़े मुद्दे जो है, जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं, उसको क्यों नहीं उठाते? भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे बड़े मुद्दों को क्यों उठाती? छोटे छोटे मुद्दों को, अब ये कोई मुद्दा है विपक्ष का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह सरकार की राजनीति होना चाहिए। ये एक पर्यावरण, हालांकि वो बात अलग है, दोनों ही पार्टी पर्यावरण की दुआई दे रही है, लेकिन हकीकत में है, अगर आप हंसदे और की बात करें आकाश, तो एक ने परमिशन दी, एक ने एग्जीक्यूट किया, 4 लाख पेड़ कट रहे हैं वहां। और दोनों, आप बताइए कि दोनों पार्टी विपक्ष पर्यावरण की बात कर रही है, पर्यावरण की बैलेंस की बात कर रही है। क्या रेतों की खनन बंद हो गया? क्या पेड़ कट रहे बंद हो गए? क्या रेतों में जिस प्रकार से रेत की ढुआई हो रही है, जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीन लगा के सब बंद हो गई, क्या ये पर्यावरण को इफेक्ट नहीं करती है? तो ये दोनों ही पार्टी जो है, खासकर अगर पर्यावरण की तो बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी को एक ही सुझाव और शिकायत ये है कि उठाना है तो बड़े मुद्दे उठाइए, अपनी इमेज के हिसाब से उठाइए, विपक्ष का धर्म निभाइए। ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये आपके उठाने योग्य नहीं है, इनको करने दीजिए। संस्कृति से जुड़े मुद्दे हैं, इसको अगर आप उठाएंगे भी तो जनता आपका विरोध करेगी, आवाम आपका विरोध करेगी, क्योंकि भूपेश जी अभी इतना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी उन बातों को कर रहे हैं जो गांव के लोगों से जुड़ी हुई है। इसका विरोध आप भी नहीं कर पाएंगे महोदय। चौहान साहब, आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाए
जो नीतिगत हो, बड़े मुद्दे हो, बड़े सुझाव दें। नीतिगत मुद्दे उठाने की सलाह सर आप देख रहे हैं, समय कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। 10-10 सेकंड में चौहान जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, गंगवानी जी आपसे भी। सबसे पहले चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हम लोग तो बड़े मुद्दे उठाएंगे और 16 तारीख को हमारा प्रदर्शन भी है, जेल भरो आंदोलन है, क्योंकि इन्होंने जो धरना के लिए और जो प्रदर्शन के लिए इन्होंने अपने कानून लगाए हैं वो जरा सरासर एकदम गलत है। उसपे तो हम लोग बोलेंगे। आज जो मुद्दा उठ रहा था उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस वजह से ये पेड़ कृष्ण कुंज के बात आता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे मुद्दे नहीं भूल। चलिए दूसरे मुद्दे भी आप उठाएंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका में विपक्ष नजर आएगा, सरकार को घेरेगा। गंगवानी जी अंतिम 10 सेकंड में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आकाश जी, शायद मैं चौहान जी को स्पष्ट कर दूं, खनन जो है वो केंद्र सूची का विषय है। इसके लिए प्रमुख निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते रहे हैं। आज हृदय उन्नयन की बात करते हैं, उसके बेसिक बड़े बड़े निर्णय केंद्र सरकार को हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। और उचित शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही, ये महंगाई, बेरोजगारी जैसे चलिए अब विपक्ष को कौन सा मुद्दे उठाना है इसको लेकर चलिए बहरहाल इस पर सियासत जारी रहेगी। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रोपण से जीतेंगे रण को लेकर जो है अलग अलग तैयारी सीधे तौर पर सरकार कर रही है और विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीएम भूपेश की जो कृष्ण नीति है उसका कितना फायदा आगामी विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन अभी फिलहाल सीएम भूपेश एक्शन में नजर आ रहे हैं और अपनी नई नई नीतियों से विपक्ष को जरूर चौंका रहे हैं, जनता को भी चौंका रहे हैं। लेकिन इसका कितना लाभ मिलता है ये आने वाला समय बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।